अस्सलाम वालेकुम। कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसकी टाइप्स, उसकी नॉर्मल रेंज देखेंगे, फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, साथ में इसका कंट्रोल देखेंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, साथ में उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और हम नॉर्मल जो लंग्स का साउंड होता है उसको भी देख लेंगे। कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो इसको अफेक्ट करते हैं और साथ में हम जो है जो असाइनमेंट है, ठीक है, ब्रीथिंग की, वो भी हम चेक करेंगे एंड साथ में हम देखेंगे अल्टरनेट ब्रीथिंग पैटर्न। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या होती है? ये एक एक्ट ऑफ ब्रीथिंग है। ठीक है, अब इसकी टू टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होती है और एक हमारे पास आ जाती है इंटरनल रिस्पायरेशन। अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, ठीक है, तो एक्सटर्नल में सिंपल क्या होता है, ऑक्सीजन इंटर होती है बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो जाती है। ये सारा काम जो है ना, ये एलोवलाई जो होती है, ठीक है, ये इसके ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है कि वो चीज़ें जो है वो चेंज हो रही होती हैं थ्रू द पल्मोनरी ब्लड वेन्स जो होती हैं, ठीक है, उनके थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड से रिलीज होके लंग्स में आ जाती है। ठीक है, यानी एलोवलाई में आ जाती है और एलोवलाई से जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो डिफ्यूज होके वो चली जाती है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इस सारे को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन जो होती है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों चेंज होते हैं, लेकिन वो लेवल कौन सा होता है, वो लेवल हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल और साथ में हमारे पास आ जाता है ब्लड सर्कुलेटिंग लेवल। ठीक है, एक तो ब्लड के अंदर वो चेंज होगी और दूसरा वो टिश्यू लेवल पे चेंज होगी। तो ये हमारे पास कौन सी आ जाती है टाइप, इंटरनल रिस्पायरेशन। तो देन जो नेक्स्ट चीज़ है, हम इसके कुछ फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम पता होना चाहिए कि डायफ्राम क्या होती है। अगर हम एक लंग जो है ना उसको यूँ ड्रा करें तो उसके नीचे क्या होता है, एक मस्कुलर जो है ना डार्किश कलर की एक साख्त होती है। ठीक है, एक पीस होता है मसल्स का, उसको हम क्या कहते हैं, ये जो होती है ना ये चीज़, ठीक है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन वो चीज़ है जिसमें आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हो, वो वाला प्रोसेस है जिसमें आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हो। तो उसमें क्या होगा कि जो डायफ्राम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी वो सिकुड़ कॉन्ट्रैक्ट होगा। साथ में जो रिब्स होती हैं, ठीक है, वो मूव करती हैं आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, मतलब एक तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी और दूसरा वो बाहर की तरफ निकल आएंगी। ठीक है, जितनी जो पसलियाँ हैं ना रिब्स, वो उनकी बात कर रहे हैं। और साथ में हम बात करेंगे स्टर्नम की। स्टर्नम जो है ना, स्टर्नम एक आप ये समझ लें, एक छोटी सी बोन होती है। ठीक है, ये इस तरह बोन होती है, ये दरमियान में होती है और मतलब पीछे से रिब्स आके ना वो इसके साथ यूं जोड़ रही होती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वाली जो चीज़ है इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये स्टर्नम है। ठीक है, तो स्टर्नम जो होगी ना वो भी आउटवर्ड मूव कर जाएगी। जो थ्रेसिक कैविटी होगी, मीन्स थ्रेसिक कैविटी का मतलब ये है कि ये जो पूरा एरिया है चेस्ट वाला, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है ना ये थ्रेसिक कैविटी कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इनलार्ज हो जाएगा। साथ में जो लंग्स होंगे वो एक्सपैंड हो जाएंगे। ठीक है, वो फैल जाएंगे और एयर जो है ना वो क्या होगी, वो इनवर्ड मूव कर जाएगी, मतलब उनके अंदर जो है वो चली जाएगी। उसके बाद कुछ फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो एयर है, ठीक है, वो बॉडी से बाहर मूव करेगी और उस एयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होगी ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, रिब्स जो होंगी वो डाउनवर्ड मतलब नीचे हो गई हैं और अंदर की तरफ चली गई हैं। ठीक है, डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कर जाएंगी। स्टर्नम जो होगी वो भी इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अंदर की तरफ चली जाएगी। और उसके बाद जो थ्रेसिक कैविटी है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगी। पहले वहाँ पे इनलार्ज हो गई थी ना, अब यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, या फिर उसका जो जितना साइज है वो कम हो गया है। और ताकि अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, ताकि जो एयर है, जो लंग्स के अंदर एयर मौजूद है, ठीक है, अब क्या होगा कि जो लंग्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़े और उस प्रेशर के साथ वो जो एयर लंग्स के अंदर है, ठीक है, वो क्या हो, वो बॉडी से जो है ना बाहर की तरफ मूव कर जाए। ठीक है,
एंड साथ में एयर जो है ना वही बात कि बॉडी से बाहर की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी। देन हम जो है इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आप देखो, ये है हमारे पास इंस्पायरेशन और इस तरफ है एक्सपायरेशन। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है कि ये जो मैं आपको बता रही थी, ये जो पूरा चेस्ट वाला रीजन होता है ना, ठीक है, इस सारे को हम क्या कह रहे होते हैं, ये सारा क्या है, ये थोरेसिक कैविटी आ जाती है। ठीक है, इसमें थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड हो रही है इंस्पायरेशन में, वो बड़ी हो रही है, इनलार्ज हो रही है, क्योंकि उसने एयर को रिसीव करना है, ठीक है, उसको वेलकम करना है, और यहाँ से उसने एयर को बाहर निकालना है, इस वजह से वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एंड साथ में ये जो उसकी नीचे वाली मैंने कहा था मस्कुलर, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास आ जाता है ये ठीक है। तो डायाफ्राम जो है ना वही चीज़ के यहाँ पे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इधर जो है वो रिलैक्स कर जाएगा। एंड नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे वो हमारे पास आ जाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये टू रिब्स हैं, ठीक है, ये टू रिब्स है ना, तो इनके अब सेंटर में जो है ना यहाँ पे, ठीक है, जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, जो रिब्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। तो अब जब यहाँ पे इंस्पायरेशन होगी, ठीक है, तो इंटरकोस्टल मसल्स जो होंगे ना ये क्या करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की, ठीक है, तो इधर क्या होगा, ये जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स कर जाएंगे। देन हम देखेंगे नॉर्मल रेंज जो है ना रिस्पायरेटरी सिस्टम की, ठीक है, वो कितनी होती है, कितने रेट पे जाके जो है ना ये काम होता है। मतलब ये कि हम उसका ब्रीथिंग का रेट जो है ना वो देखना चाह रहे हैं। तो अगर न्यू बर्न बेबी है उसके अंदर 35 होता है, ठीक है। इसी तरह अगर 1 to 3 years ओल्डर है चाइल्ड तो उसमें 30 होगा। और इसी तरह अगर जो है वो 6 to 8 year तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास 20 आ जाता है। अगर 10 year तक है फिर 19 आएगा। टीनेजर है तो फिर जो है ना वो 18 हो जाएगा। लेकिन जब अडल्ट होता है तो उसमें 16 होता है। और अगर ओल्डर अडल्ट है तो फिर भी उसके अंदर जो है ना वो 16 ही लेवल होता है, ठीक है। ये रेंज है, ये वो रेट है जिस रेट पे वो क्या करता है, ब्रीथिंग करता है, ठीक है, रिस्पायरेशन जो है वो हो रही है। देन हम इसके कंट्रोल देखेंगे कि ऐसी कौन से ब्रेन के पार्ट्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दो पार्ट्स जो है ना वो आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है मिडोला ऑब्लिगेंटा और दूसरे आ जाते हैं पॉन्स। अब इनकी लोकेशन क्या होती है, इनकी लोकेशन अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उसका पीछे वाला जो है ना वो इस तरह ड्रा करती हूँ, तो ये वाली जो लोकेशन है ना, ठीक है, अगर इस तरह फिर वो सारा आगे से मुंह बनाया जाए, ठीक है, तो ये जो लोकेशन है यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, ये मिडोला ऑब्लिगेंटा होता है, ठीक है, और साथ में हमारे पास जो है ना ये पॉन्ड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है ना उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इनका मेन मकसद क्या होता है, पहले चीज़ ये होती है कि ये क्या करते हैं, जनरेटिंग भी करते हैं और मेंटेनिंग करते हैं। अब यहाँ पे रिथम है, ठीक है, रिथम में हम ये कह सकते हैं कि अब दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक इंस्पायरेशन है, दूसरा एक्सपायरेशन है। इन दोनों के दरमियान में क्या है कि रिथम है, पहले एक आता है फिर दूसरा आता है, ठीक है, फिर एक आता है फिर दूसरा आता है, मतलब सीक्वेंस से आते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों दफ़ा जो इंस्पायरेशन है वो इकट्ठा आ जाए और दो दफ़ा जो एक्सप्रेशन है वो इकट्ठा आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बल्कि ये रिथम होगा, पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा और एक ख़ास किस्म के डिस्टेंस पे, एक ख़ास किस्म के टाइम के बाद आएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है मिडोला ऑब्लिगेंटा एंड पॉन्स, ठीक है। एंड रिस्पायरेटरी सेंटर इनको बोला जाता है। अब इनका काम क्या होता है, ये क्या कहते हैं, ये इनपुट रिसीव करते हैं, चाहे वो कीमियो रिसेप्टर हैं, मैकेनो रिसेप्टर हैं या सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये क्या करेंगे और साथ में ये जो हाइपोथैलेमस है, इनसे ये इनपुट रिसीव करते हैं। उसके बाद वो रेगुलेट करते हैं कि रेट क्या होना चाहिए, डेप्थ क्या होनी चाहिए ब्रीथिंग की। तो डेप्थ जो है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आगे मैं डिस्कस करूँगी कि डेप्थ क्या होती है। रेट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, ये चीज़ स्टिमुलेट होगी और ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो भी बड़ा मतलब मायने रखता है। वो बड़ा ना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में कि ऑक्सीजन कितनी है। अगर ऑक्सीजन हमारे इन जो है ना सराउंडिंग में वो कम हो जाती है तो उससे क्या होगा कि ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर लेके जाएंगे ताकि हमारा जो ऑक्सीजन है ना वो लेवल कंप्लीट हो, ठीक है, ऑक्सीजन हमारी फुलफिल हो जाए। लेकिन अगर सराउंडिंग में कम है तब ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वो ज़्यादा है या हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है तो तब भी ब्रीथिंग रेट जो है ना उसका इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं
ये उसकी रेगुलेशन में हेल्प कर रही होती हैं और रिस्पिरेटरी सेंटर इन सबको रिस्पॉन्स कर रहा होता है। इन सब के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको वो चलाता है, ठीक है? आप ये समझ लो उसको ऑपरेट करता है, ठीक है? उसके ऊपर सारा का सारा जो है ना, ये इसका वर्क डन होता है। देन हम क्या करेंगे, कुछ इसका रेट जो है इसके बारे में देख लेते हैं, उसकी कुछ करैक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहले जो रेट करैक्टर है इसमें हम ये देखते हैं कि जो नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेंज है वो हमारे पास 16 थी, ठीक है? 12 टू 16 ये हो सकती है कि हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर नॉर्मल है तो इसको हम कहते हैं यूपीनिया, और अगर ये स्लो डाउन है मतलब अगर इससे भी कम गिर जाती है, ठीक है? ब्रीथिंग रेट गिर जाता है, रिस्पायरेटरी रेट डाउन हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ हम ये कह सकते हैं स्लो हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेडीपीनिया कहते हैं। और अगर ये फास्ट हो जाता है नॉर्मल रेट से ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो इसको हम पॉलीपीनिया भी कहेंगे और ट्रैकीपीनिया भी कहेंगे। और एपीनिया उसको तब कहेंगे जब ब्रीथिंग मुकम्मल तौर पे जो है वो एब्सेंट हो जाएगी। तो उसके बाद हम डेप्थ जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे, वो देखेंगे वो क्या होती है। तो इसका सारा डिपेंड होता है चेस्ट की मूवमेंट पे, ठीक है? अब एक डीप रेस्पिरेशन होती है और एक शैलो रेस्पिरेशन होती है। डीप में क्या होता है, इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर जो है ना वो एंटर हो जाता है, ठीक है? या फिर वो बाहर निकलता है। एक्सहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन, इन दोनों में लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम कहेंगे ये डीप रेस्पिरेशन है। अगर शैलो रेस्पिरेशन कहें तो इसमें क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम जो है एयर का वो इंटर भी होगा और बाहर भी निकलेगा, सही। उसके बाद हम अगली करेक्टरिस्टिक्स जो है ना उसमें हम रिथम देखेंगे और साथ में हम देखेंगे क्वालिटी। तो नेक्स्ट जो इसकी क्वालिटी है वो हमारे पास आ जाती है रिथम, ठीक है? मीन्स के इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में रिथम होना चाहिए, और अगर रिथम होगा तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो वहाँ पे मीन्स के कोई भी रिस्पायरेटरी जो है ना वो प्रॉब्लम आ चुकी है, उसकी कोई डिजीज़ आ चुकी है। देन नेक्स्ट क्वाल जो है ना उसकी हम करेक्टर देखते हैं, वो है हमारे पास आ जाती है क्वालिटी। क्वालिटी में क्या होगा कि आपकी जो ब्रीथिंग है, ठीक है? आपकी ब्रीथिंग इस तरह होनी चाहिए कि उसमें कोई एफर्ट ना लगे, वो एफर्टलेस हो, ठीक है? कोई ज़ोर ना लगे वहाँ पे। अगर वो उसपे मतलब एफर्ट लगती है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये लेबर ब्रीथिंग है। मीन्स कि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, वहाँ पे कोई डिज़ीज़ है जिसकी वजह से ब्रीथिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है। जैसे कि कोरोना डिज़ीज़ में क्या होता था, ब्रीथिंग होती ही नहीं थी, ठीक है? साँस ही नहीं आता था। तो तब हम कहते थे कि ये क्या है, ये लेबर ब्रीथिंग है। मीन्स कि वहाँ पे अब कोई चीज़ आ गया है, कोई फैक्टर आ गया है जो ब्रीथिंग को रोक रहा है, ठीक है? उसके रास्ते में जो है ना वो एक रुकावट है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये है लेबर ब्रीथिंग। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे कि जो लंग्स का साउंड होता है, ठीक है? वो किस टाइप का है। तो अगर आप स्टेथोस्कोप यूज़ करते हो तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जो उसका साउंड है लंग्स का वो सुन सकते हैं, ठीक है? अगर साउंड आ रहा है हमारे पास, अगर हम वेस्कुलर देखें तो वहाँ पे साउंड हमारे पास आएगा सॉफ्ट रस्टिंग साउंड आएगा, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं ब्रेंकियोवेस्कुलर की तो वहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट इंटेंसिटी का जो साउंड है ना वो आएगा। अगर ब्रेंकियल देखें तो वहाँ पे क्या होगा, लाउड हॉलो साउंड आएगा, ऐसा लगेगा जैसे दूर से आवाज़ आ रही है, ठीक है? हॉलो साउंड। और साथ में हमारे पास आ जाता है ट्रेकियल, तो यहाँ पे हमारे पास हार्श किस्म का और वेरी लाउड किस्म का जो है ना वो साउंड आएगा। आपने स्टेथोस्कोप लेनी है, ठीक है? उसका जो डिटेक्टर होगा ना, ठीक है? उसको आपने रखना है ट्रेकिया पे, तो आपको क्या होगा, इस तरह का जो साउंड है वो आप सुन सकते हो, ठीक है? देन हम इसके कुछ फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पिरेटरी रेट जो होता है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस, कि अगर इंसान स्ट्रेस में है, ठीक है? यानी फ़ाइट एंड फ्लाइट मोड में है, मीन्स वो गुस्से में है, या फिर क्या है कि जब इंसान गुस्से में होता है ना, ठीक है? तो उसके अंदर एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन, ठीक है? या जिनको हम एड्रेनालाइन, नॉरएड्रेनालाइन भी कहते हैं, वो सारे के सारे एक्टिव हुए भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें स्ट्रेस होता है, ठीक है? उसमें गुस्सा होता है और ब्रीथिंग रेट जो होता है ना वो हाई हो जाता है, ठीक है? और ग्लूकोज़ लेवल जो होता है ब्लड के अंदर वो भी हाई हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अल्टीट्यूड, मतलब आप लंबाई, ठीक है? मतलब ज़्यादा ऊँचाई पे जा रहे हो, अल्टीट्यूड ज़्यादा ऊँचाई पे, हाइट पे जा रहे हो। जैसे-जैसे हाइट पे जाते हैं वैसे-वैसे ऑक्सीजन का लेवल जो होता है ना, ठीक है? वो डाउन होता जाता है, लोअर होता जाता है, और उसकी वजह से क्या होगी, रिस्पायरेशन जो है वो भी डाउन होती जाएगी, ठीक है? स्ट्रेस में क्या होता है कि जो एपिनेफ्रीन है और नॉरएपिनेफ्रीन है, ठीक है? इन दोनों की अमाउंट
बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, और साथ में ग्लूकोज़ का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, वहाँ पे मेटाबॉलिज़्म का रेट इंक्रीज़ होता है। इस वज़ह से रेस्पिरेशन जो होती है ना, वो ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है? अगर हम बात करते हैं अल्टीट्यूड मीन्स कि ऊँचाई, जैसे-जैसे आप हाइट पे जाते हो वैसे-वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है? अगर मेडिकेशन की बात की जाए, आप ऐसी कोई मेडिसिन्स ले रहे हो जिसकी वज़ह से क्या हो सकता है, आपकी जो रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है? साथ में हम बात करेंगे एक्सरसाइज़ की। एक्सरसाइज़ में मेटाबॉलिज़्म का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाता है, और रेशन का जो रेट है या ब्रीथिंग का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो रिस्पायरेशन भी इंक्रीज़ होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो रिस्पायरेशन होगी ना, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद हम जो है ना कुछ इक्विपमेंट्स की बात करेंगे कि एक डॉक्टर जो होता है वो कैसे पेशेंट को ट्रीट करता है, उसको कैसे पता लगता है कि पेशेंट को कौन-सी डिज़ीज़ है। ठीक है? तो इसमें वो क्या करता है, कोई ना कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने बोला था ना कि स्टेथोस्कोप जो होती है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले तो वो जो क्लाइंट होता है या पेशेंट होता है उसकी पूरी बात सुनता है, और जिस तरह हम बात बताते हैं ना डॉक्टर्स को कि हमें ये तकलीफ़ है, हमें इधर दर्द है, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हमें साँस नहीं आ रही, ये सारा कुछ वो जो है बताया जाता है। वो क्या करता है, उस सारे स्केड्यूल को डिटरमाइन करता है। उसके बाद वो क्या करता है, ऑब्ज़र्व कर लेता है और काउंट कर लेता है रेस्पिरेटरी रेट को, ठीक है? और साथ में वो डेप्थ भी देख लेता है, रिथम देख लेता है और करैक्टर्स देख लेता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो उस पेशेंट्स में मौजूद होती हैं, ठीक है? देन वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट बना के, रिकॉर्ड बना के उस पेशेंट को फिर क्या करता है, मेडिसिन्स देता है और उसको ट्रीट करता है, ठीक है? देन हम जो है यहाँ पे बात करेंगे अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न की। तो पैटर्न में जो है ये ट्रैकीपीनिया, ब्रैडीपीनिया और एपीनिया, ठीक है? ये तीनों हम ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो इनको दोबारा डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्यूम। तो एक हमारे पास आ जाता है हाइपर वेंटिलेशन और दूसरा आता है हाइपो वेंटिलेशन, ठीक है? जो हाइपर वेंटिलेशन है ना, ठीक है? इसमें क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एयर ज़्यादा होती है, ठीक है? लंग्स के अंदर, मतलब लंग्स का वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा हुआ हुआ होता है, ठीक है? इंक्रीज़ हुआ हुआ होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है? और ये क्या होती है, ये एंग्ज़ायटी की वजह से हो जाती है। और हाइपो में क्या होता है कि जो एयर की अमाउंट होती है लंग्स के अंदर वो रिड्यूस होती है, वो कम होती है, ठीक है? इसको हम शैलो रिस्पायरेशन जो है ना वो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो इंशाल्लाह वेट एंड वॉच।